दिल की गहराइयों से इस गंगा। नमस्कार मित्रों, हम अभी गौचर में हैं और यहाँ पे जो गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा यहाँ पे गौचर चमोली में बैठक रखी है और प्रदर्शन रखा है। अब देखते हैं इनकी एक सूत्रीय मांगे क्या हैं। आज दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं और आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार आप सब लोग अपने अगल बगल सबको ये चीज बताएंगे कि संगठन में बल है, संगठन में शक्ति है। ओआरओपी, एमएसपी, नारी पेंशन, डिसेबिलिटी, इसके बारे में मैं कुशाल साहब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो संगठन चाहे कहीं भी हो उस संगठन से जुड़िए। संगठन में ही बल है, संगठन में ही शक्ति है। अगर आप लोग, हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर हम एक मुट्ठ एकजुट हो जाएं तो कोई भी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी विपक्ष का हो, हमारे से नहीं हार सकता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। देहरादून में फोर गढ़वाल का एक लड़का था, हौलदार दिनेश। उसको जमीन वाले ने ठगा और प्रॉपर्टी वाले ने भी खरीदा। जो मकान बना रहा था उसने भी ठगा है और जिसने बेची है उसने भी ठगा है। लेकिन हमारा संगठन जब वहां गया तो उसके 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का चेक भी वापस करवाया। ऐसे कई हैं। एक आज ही मेरे पास एक चिट्ठी आ रखी है, इसकी मैंने फोटोकॉपी निकाली है। थर्ड गढ़वाल का रविंदर है। इसके 2018 में 8,20,000 रुपया किसी प्रॉपर्टी वाले ने लिए और आज तक न तो जमीन दी और न तो इसको मकान या जमीन और न तो पैसे लौटाए। तो अगर इसको हमने वादा कर रखा है और कुछ दिन बाद हम आपको इसकी कहानी बताएंगे कि हमने इसके पैसे रिटर्न किए कि नहीं किए। ये संगठन में बल है, संगठन में शक्ति है। इसीलिए बार बार चिल्ला रहा हूं कि आप लोग, हमारी सबसे बड़ी आदत है कि इसको मिल जाएगा तो मेरे को भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी कमी है हमारे पास। मैं रुद्रप्रयाग में सीएचडी में गया था, इतनी भीड़ थी। मैंने सीएचडी में भी चिपकाया, ईसीएच में भी चिपकाया, ईसीएच कर्णप्रयाग में भी चिपकाया और जितने भी टैक्सी वाले हैं सबको मैंने पर्चा बांट रखा। चाहे वो बचुंसी हो, चाहे वो अपना रुद्रप्रयाग से ऊपर वाला इलाका हो, सब जगह। लेकिन अब ये पदाधिकारी जो मैं बोलूं तो जोशीमठ से जैसे भगवती प्रसाद थपलियाल साहब नहीं आए, घाट से करण साहब नहीं आए, नारबगढ़ से सुरेंद्र सर नहीं आए, गैरसैंण से राजेंद्र साहब नहीं आए। इसके बाद उमेश सिंह पवार साहब थराली से हैं और देवास से कुड़ियाल साहब है। पता नहीं अब अध्यक्ष ही, जिन्होंने वहां अध्यक्ष ले रखा है, वही नहीं आ रहे तो कैसे करके होगा ऐसा। जब अध्यक्ष ही नहीं आ रहे हैं तो और कैसे आएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अब अगल बगल, मैंने जो नए अध्यक्ष बन रहे हैं चमोली के, कैप्टन वीरेंद्र साहब हैं, उनको भी कॉल किया है, सुरेंद्र को कॉल किया है। सबको कॉल करने के बाद मैंने 2 बजे आज सुबह पोस्ट भी डाली उनको, लेकिन फिर भी नहीं आए। बहुत बड़ा दुख होता मुझे। चलो वो तो जो भी है, लेकिन यहां पर ये अपना मुकेश नेगी जी है, जिन्होंने ये वर्डिंग पॉइंट हमको दिया है
और निस्वार्थ फ्री दिया है। मैं उनका आप सभी लोगों से मुकेश नेगी जी के लिए एक जोरदार ताली। विशेष में ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अगर मेरे मुखबिंद से कोई ऐसा शब्द छूट गया हो जो आपके दिल या आपको बुरा लगा तो मेरे को अपना छोटा या बड़ा भाई समझ करके मुझे माफ कर देना। धन्यवाद। सैनिकों के बारे में नहीं बताया आपने। धन्यवाद साहब। अभी साहब का सवाल है, वो सही बोल रहे हो। अभी अब उनको पता नहीं है कि जो ये चीज चल रहा है ये सभी के लिए चल रहा है। ये तो थोड़ा बुजुर्गपन है तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए पीछे टॉयलेट है और यहाँ पीछे आरओ लगा हुआ है पानी पीने के लिए। तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के तेज तरार व कर्मठ उपाध्यक्ष, जो कि राजधानी देहरादून में चाहे मुख्यमंत्री साहब का ऑफिस हो, चाहे राज्यपाल साहब का ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह पूर्व सैनिकों की परेशानियों को लेके जाते हैं। और साहब अभी हमारे उत्तराखंड के सैनिक राज्य परिषद के सदस्य भी हैं। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा सुधार मेजर मनवर सिंह रौथाड़ साहब। भारत माता की जरा आवाज प्रकाश होना चाहिए, कुछ सोए हुए हैं वो भी जग जाए थोड़ा। भारत माता की सैनिक एकता, सैनिक एकता। ये वक्त ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर एक साथ एक राह पे चलना होगा। सभी पूर्व सैनिकों को घर से बाहर निकलना होगा और अपने अगल बगल जो सोए हुए अभी तक उन्हें भी जगाना होगा, वरना पछताव की आग में हमको जलना होगा। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही हमें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही हमें। पहले हमें जुनून की आग में जलना होगा, जुनून की आग में जलना होगा। परम सम्मानित चमोली क्षेत्र के सभी गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष एवं सभी गौरव सेनानियों को मैं रिटायर्ड सुधार मेजर मनवर सिंह रौथाड़, गौरव सेनानी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष एवं राज्य सैनिक परिषद का सदस्य, आज आप सभी का जो आप लोग अपना समय लेकर यहाँ पे आए, आपने अपना समय हमको दिया, इसके लिए मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, जब हम सेवानिवृत्त हुए थे तो हमें एक गौरव पद मिला था और आज हम इसी नाम से गौरव सेनानी कहे जाते हैं। लेकिन आज उस गौरव और सम्मान के लिए हम रोडों पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और उसका दोषी कोई और नहीं है, हम ही में से हैं जो अभी तक सो गए। क्योंकि ये आज जो भी गलतियां हुई है ये आज नहीं हुई है, ये हर पे कमीशन में होती हुई आ रही है और किसी ने उनको जगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज यदि हम कुछ लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर भी जो है कुछ लोग हमारे जो है कुछ तो राजनीतिक पार्टी से जुड़ के कुछ जो है जिसमें अध्यक्ष जो है अफसर साहिबान जी हैं उसके नीचे और कुछ तो सोए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो यहां पे आ रखे हैं उनको जगाने की कोशिश करो। यदि हम देहरादून से आके आप लोगों को यहां तक जगाने की कोशिश करने के लिए आ सकते हैं तो आप भी थोड़ा बाहर आ जाओ। ये किसी का स्वार्थ हमने कोई स्वार्थ नहीं कर रहे आप लोगों से, लेकिन आपको भी तो बिना स्वार्थ के बाहर आना चाहिए।
और यही गलती हमारे पहले पूर्व सैनिकों ने की और आज हमको इसलिए आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन आज हमारे बहुत सारे सैनिक जग चुके हैं और अपनी अधिकारों के सम्मान की आवाज उठाना शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब भी होंगे। लेकिन आप लोगों का इसी प्रकार से साथ होगा तभी, क्योंकि बिना एक चना क्या कहता है कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम केवल चिल्ला सकते हैं, आपको जगाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी हम आपको पकड़ के बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि ये गलती हमारी है। क्योंकि जो अधिकारी जिनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर कोई 15 साल, कोई 24 साल, कोई 32 साल उनके साथ सहयोग करते रहे, सुख दुख में उनके साथ रहे, लेकिन उन्हीं में से अधिकारियों ने पे कमीशन में बैठकर हमारी जो है पेट में छुरा घोपने का काम किया है। और अभी जो पे वन रैंक वन पेंशन का जो जिसमें जनरल सतबीर सिंह ने, जिसमें कि हमारे सभी गौरव सेनानी उसके पीछे थे, लगे हुए थे और उसने हमारे कंधों में बंदूक रख के वन रैंक वन पेंशन का 85% का जो है सब कुछ लेके निकल गया। गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हम ऑफिसर के पीछे जाने की हमें आदत पड़ी हुई है और अभी भी वही हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए, कुछ अफसर के उससे जुड़ गए। हमें उससे ऐतराज नहीं है, आप अफसर के राजनीतिक पार्टी से जुड़े, लेकिन जब सैनिक की बात आती है तो हमारे साथ जुड़े, सैनिक के उसमें जुड़े। क्योंकि यदि आप कोई राजनीतिक पार्टी आज आपको सम्मान दे रही है तो इसलिए दे रही है कि आप सैनिक हैं। यदि आप सैनिक नहीं होते तो वो भी आपको कुछ नहीं पूछते। और आज जो अभी भी है उसमें, यदि आप उनके पीछे कोई नहीं होगा तो उनको भी लात मारी जाएगी कल। आप ये मत सोचो कि उनको कोई पूछेगा। यदि आज किसी को पूछा जा रहा था इसलिए पूछा कि उसके पीछे पूर्व सैनिक है, कल आप लोग ऑलरेडी अलग हो जाओगे तो उसको भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध है कि राजनीतिक पार्टी में जाओ, लेकिन जहां पर सैनिक की बात होती वहां पे आप सहयोग करो, चाहे मन से करो, चाहे तन से करो, चाहे धन से करो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मन तन और धन का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ये सोचें कि बिना मन और धन को हम तो कर लेंगे, लेकिन धन की तो जरूरत पड़ेगी ना। धन नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसे। और इतना भी स्वार्थी कोई बहुत वो नहीं है कि जो बिना उसका जो है अपनी मर्जी से वो, क्योंकि जितनी तनख्वाह हमको भी नहीं उतनी आपको भी मिल रही है। तो मैं हर एक को यही करता हूं कि आप किसी भी उससे आप हर एक का सहयोग करें, और तभी ये हमारा जो भी ये मिशन चला ये तभी सफल हो सकता है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। 2006, क्योंकि जब चोर चोरी करता है तो उसको कोई जब कुछ नहीं बोलता है तो उसका क्या है, और दिल बढ़ता है। वही उस पे कमीशन में हमारे साथ हुआ है। ये आज से नहीं हुआ, मैं पहले बोलूं बहुत पुराना है। ये बीमारी बहुत पुरानी है और ये कैंसर का रूप धारण कर चुकी है और इसको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। सबसे पहले मैं चलो एमएसपी जोखिम भत्ता है। ये कोई तनख्वाह पे मुनसर नहीं है और इसी का केस हमारी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और जिसको हम खुद लड़ रहे हैं, जिसकी 22 तारीख को इसकी जो है सुनवाई हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले भी ये केस चला था, लेकिन उसमें जो पॉइंट दिए गए थे वो ठीक नहीं थे। लेकिन जब हमने जो पॉइंट डाले हैं उसमें जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं वे जो है चुप हो चुके हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये मात्र ब्रिगेडियर कमांड तक लागू है, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि ये जोखिम भत्ता है और सबसे ज्यादा जोखिम कौन लेता है? जवान जो फ्रंट में होता है। यदि स्कॉट है तो पहले गोली किस पे लगेगी? स्कॉट पे लगेगी। फिर जो है बीच में जिसको लास्ट में कौन? ऑफिसर लास्ट में है। और आप बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमारा जो एमएसपी हमको 5200 रुपए देते हैं और ऑफिसर तिगड़ा पर 15,500 देते हैं उसको। क्यों? वो कितना जोखिम उठा रहा है क्या? यदि तनख्वाह पे है तो क्या चीफ को क्यों लागू नहीं है?
मेजर जनरल को लागू क्यों नहीं है? अभी जो है ये पॉइंट निकल चुका है, उन्हें कोई जवाब नहीं है इनके पास कि एजुब ये जोखिम भत्ता है, ये कोई तनख्वाह भी भत्ता नहीं है। यदि ऐसा है तो यदि किसी को परमवीर चक्र मिल रहा है, किसी को महावीर चक्र मिल रहा है, तो उसको अलग अलग क्यों नहीं है? सिपाही को कुछ और, अफसर को कुछ और मिलना चाहिए, वो भी जोखिम भत्ता है ना, एक है तो ये भी एक होना चाहिए। एमएनएस वो कौन से जोखिम उठा रही है, उसको 10,800, ये हमारे साथ बेइंसाफी हुई, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक इसका निर्णय नहीं होगा। लेकिन ये तभी होगा जब लोग घरों से भाग निकलोगे। 2006 में सर्विस पेंशन एक सिपाही की जो है, सिपाही से लेता हूं मैं, हमारा सिपाही टीएस नेट सबसे छोटा रैंक है और उनका जो है कर्नल, उससे पहले कोई पेंशन नहीं आता उनका, लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल, तो मैं उस पर ले रहा हूं। तो जो हमारा सिपाही 4,046 रुपए हमको मिलते थे 2006 में, वो आज 20,107 रुपए हो। कितनी बढ़ोतरी हुई? 377%। वहीं पे अफसर जो 14,600 लेता था, वो आज 95,400 ले रहा है। कितना परसेंट? 553% उसका बढ़ा। उसके लिए क्या महंगाई अलग बढ़ी क्या? महंगाई तो हमारे लिए भी उसके लिए उतनी है ना। क्यों इतना भेदभाव? हमने कभी नहीं कहा कि अफसर की तनख्वाह ज्यादा क्यों है, हमने ये कहा कि इतना अंतर क्यों है। वही काम कर रहा है, हम भी वही काम करें। हाँ, उसकी बेसिक ज्यादा है, उसकी तनख्वाह ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा क्यों है, इतना फर्क क्यों है? लड़ाई इस चीज की है। दूसरा, वीर नारी पेंशन जो जवान की थी वो 3,500 रुपए थी, कब? 2006 में, और ऑफिसर की थी 5,880 रुपए, मात्र 2,380 रुपए का फर्क था। और आज जवान की 12,065 रुपए मात्र। कितना परसेंट बढ़ा? 245%। परसेंट था 245 हुआ। ऑफिसर की थी वहां पे ऑफिसर की थी 5,880 रुपए, और आज 57,240 रुपए है। कितना परसेंट हुआ है? 873%। कहां 245% और कहां 873%। क्यों? क्या आज हमारे वीर नारी जिसने अपने सुहाग को देश के लिए कुर्बान कर दिया, वो क्या 12,000 में अपने बच्चों का पालन पोषण कर देगी? और उसे मजबूर होके मजदूरी करनी पड़ेगी, और तब हम ही बोलेंगे, हम ही लोगों में से बोलेंगे ये वो है जिसने अपना सुहाग को खोया है, वीर नारी है, और वो मजदूरी कर रही है। ये सम्मान देश ने हमको दिया, इस सम्मान के इसने सुहाग को, अपने सुहाग को कुर्बान किया। इस सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये सबकी है, वीर नारी की भी है, सबकी है। महंगाई उसके लिए बड़ी, महंगाई अपने लिए। तो यदि अफसर कुर्बान हुआ है तो हमारा जवान तो कुर्बान हुआ है, उसके लिए भी महंगाई हुई है, तो लड़ाई इस चीज की है। डिसेबिलिटी, जब हमारा एक जवान डिसेबिलिटी हो जाता है, चाहे उसका पांव गया या हाथ गया, 100% आईटी हो जाता है, तो 2006 में 7,200 हमारे सिपाही को मिलती थी, और आज वो मात्र 18,000 है। ठीक है? और वहीं पे अफसर को 11,760 रुपए का मिलती थी 6 में, और आज कितनी मिलती है? आप भी सुनोगे तो बोलोगे कौन सा अंतर है? 2,41,140। क्या है? हमारी टांग मिट्टी की, उसकी सोने की तो छोड़ो, वो तो हीरे की हो गई। और इसी कारण आज संसद में इसका जो है लड़ाई चल रही है। जो 2006 से पहले मात्र जो है 18%, 0% थे जनरल साहब, वो आज 40 से और 60% जो है डिसेबिलिटी पेंशन जा रहे हैं। जो जवान 18% थे वो कितने हो गए? 9% पे आ गए। डिसेबिलिटी किसकी बढ़ गई?
इनकी ज्यादा बढ़ गई, जबकि ज्यादा काम कौन कर रहा है? हमारे जवान कर रहे हैं। ये अभी वो तो सीधा यदि श्रीनगर जाना होगा तो बाई हवाई जहाज जाएंगे, तो फिर वो डिसेबिलिटी कहां हो रहे हैं भाई? तो ये बड़ा इतना अंतर क्यों? पांव उसकी गया, पांव हमारे जवान का भी गया। तो लड़ाई इस चीज की है कि इतना भेदभाव क्यों है। अभी पे कमीशन 191 पेंशन का जो हुआ उसमें भी भेदभाव, हमको दे दिया 2.57% फॉर्मूले से, उनको दिया 2.81%। क्यों भाई? जब हर जगह डीए होता, 4% डीए होता है, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, पेंशन उनकी बेसिक ज्यादा है तो उनको ज्यादा मिलेगी, लेकिन है तो 4%। तो यहां पे ऐसे क्यों? तो लड़ाई ये है कि ये क्यों भाई हमारे साथ है, क्यों? तो हमारा जो सरकार से अनुरोध है, हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहली मांगे ये है तो एमएसपी क्या हो? इक्वल हो, एक जैसे हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी 191 आरोपी जिसमें विसंगतियां जितने भी हैं, चाहे वो पेंशन में है, जो डिसेबिलिटी है, जो विधवा पेंशन है, इसमें क्या हो? सुधार हो, इक्वल हो। और सबसे बड़ा जो फोल्ड है जिसमें कि जो पे कमीशन बैठता है, उसमें कौन बैठते हैं? पूरे अधिकारी। तो जब किसी गांव का ज्यादा जनसंख्या होगी तो अपने गांव के बारे में सोचेंगे। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि यदि हम 97% हैं तो 3 हमारे होंगे, 1 अफसर होगा, यानी 1 अफसर 1 जेसो और 2 जवान कमीशन में बैठेंगे, तभी सही निर्णय निकल सकता है। लेकिन जब तक आप लोग जागोगे नहीं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम चिल्लाते रहेंगे, हम जगाते रहेंगे, आप यहाँ पे सो जाओगे। यदि आप यहाँ पे जितने आ रहे हैं इसके दोगुना या तिगुना आप जगाएं तो सब जगेंगे। हम केवल जगा सकते हैं, हम बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें मन, तन और धन की जरूरत पड़ेगी और पड़ती रहेगी, तभी कोई कार्य हो सकता है। इसलिए मैं लास्ट ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत हमारा जो प्रशासन साहब है जो आपको बारीकी से बताएंगे, वो यहाँ पे आपको एक उसका बताएंगे कि आप कहां पे क्यों और क्यों इतना फर्क पड़ा। तो अभी वो आएंगे जब, तो आपको सब बताएंगे। इसलिए कहता हूं, मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। अभी हम बुलाएंगे अपने साहब को, नंदन सिंह पंवार साहब, अध्यक्ष पोखरी के हैं साहब। तो साहब से अनुरोध है कि आगे थोड़ा 2 शब्द है, ऐसा नहीं? अच्छा, अपने गौरव सेनानी जगदीश भंडारी साहब, जो कि गौरव सेनानी एसोसिएशन में उनका पहले से भी रजिस्ट्रेशन है और साहब यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी काम कर रहे हैं देहरादून में। तो साहब से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा 2 शब्द बोलने का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम सम्मानीय हमारे यहाँ पर सभी देहरादून से आए हुए पदाधिकारी, अध्यक्ष, जो हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महावीर सिंह राणा साहब, हमारे जो आज उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जो हमारी विसंगतियां चल रही है, इसके बारे में बारीकी से जानकारी देने वाले हमारे ऑनरेबल स्वामी
कुशाल सिंह परिहार साहब और हमारे ऑडिशा मेयर मंगल साहब, सभी पदाधिकारी जो विदेशों से आए हैं और हमारे गौचर में रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी बौद्ध सैनिक, हम लोग वास्तव में सोए हुए हैं और मैं इन पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है यहां पर अभी भी नहीं जग रहा है। सरकार जगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता है वो बिल्कुल उनको पता है कि जो है हम अब जो है ये हमको जो हम आज तक हमारे साथ जो है ये भेदभाव कर रहे थे उसको नहीं करने देंगे, क्योंकि हद की भी कोई पार होती है। पाप का घड़ा भर चुका है और मैंने परसों भी बोला था कि देश आजाद हुआ था हुआ है, लेकिन जो हम पेंशन आने के बाद भी हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रखा है और हम अभी भी गुलामी है। वास्तव में पूरे देश में उत्तराखंड जो आज परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो भूतपूर्व सैनिक और इतने हर चीज पूरा देश मानता है, पूरे अफसर मानते हैं कि हमारा गढ़वाल उत्तराखंड के जवान मेरी समझ से आज आप ही लोगों की बदौलत ये देश आजाद है। तो अपने अगल बगल भी बताएं कि ऐसा न करें। मैंने अपने खुद इलाके में मैंने कहा 2 गाड़ी करी थी कि भाई खर्चा हम देंगे, मैं खुद दूंगा, लेकिन चलो तो एक ही गाड़ी आ पाई। तो खैर अब ज्यादा ना बोलते हैं, हमारे साहब जो है इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे पूरे इंडियन आर्मी के भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं और मेजर कुशाल परिहार साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं। मैं खुद देहरादून में एक जमीन के मामले में खुद परेशान था, लेकिन इसी एसोसिएशन ने तुरंत 1 महीने में जो दलालगिरी वाले थे उनको एकदम ठिकाने लगाया। लेकिन न भी लगता मुझे जो भगवान ने देना होगा वो दे रखा है, लेकिन जो हम लोगों के साथ विसंगतियां हो रखी है हम उसी के बारे में लड़ेंगे। वो मेरा अपना पर्सनल मामला है और इस संगठन में शक्ति है और इन लोगों का सहयोग दे। मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे विसंगतियां हो रखी है उसके बारे में सब बारीकी से सुने, जाने, अगल बगल बताएं। हमारी वीर नारी एक ही दिखाई दे रही, तो उनका बहुत बहुत सम्मान है। अंत में मैं सभी जो भी यहाँ पे आए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अभी आप लोगों ने सभी को सुना। अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर न करते हुए अपने जो उत्तराखंड के विशेष प्रवक्ता है हमारे साहब के बारे में बता दूं। मैं साहब को अभी रिटायरमेंट आए हुए सिर्फ 1.5 साल हो रहा है। हमारे उत्तराखंड के प्रवक्ता सूबेदार मेजर कुशाल सिंह परिहार साहब, वो पिछले 1.5 साल से इन विसंगतियों पर, 1.5 साल से तो नहीं पर लेकिन अभी 3-4 महीने से, पहले भी वो काफी नॉलेज ले रहे थे इस चीज में, पर पिछले फरवरी से अभी तक
उन्होंने, जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई करते हैं, वो इसी प्रकार रात दिन जैसे बोर्ड के एग्जाम जैसे लगे हुए हैं। क्योंकि देखो, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला। हम कितना भी हल्ला कर देंगे, लेकिन हमारे पास एविडेंस होने बहुत जरूरी है। तो साहब इसी विषय पे सर्च कर रहे हैं रात दिन कि कमियां कहां हैं, मेन कमियां, ताकि कल के दिन सरकार जब हमको बातचीत करने के लिए बुलाए तो फिर हम वहां पे फेल ना हो, हमारे पास पुख्ते तथ्य हो, ताकि हम सरकार को बता सकें। तो मैं अब ज्यादा देर न करते हुए अपने गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के विशेष प्रवक्ता सुजान मेजर खुशहाल सिंह परिहार साहब को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी लोग एक जोरदार ताली से साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें और साहब की बातों को गहराई से सुने, उनके वीडियो देखें और उनको फॉलो करें साहब को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह, बेसिकली नैन गढ़वाल से रिटायर हूं और इस पावन देवभूमि में आप सभी गौरव सेनानियों का, वीर नारियों का, माता जी एक आई हैं और उम्मीद करता हूं वो भी अपने अगल बगल बताएं। आप सभी का एक बार फिर से अपने गौरव सेनानी एसोसिएशंस और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले श्रीनगर गढ़वाल से लेकर तमाम इस गौचर गोपेश्वर जिन भी क्षेत्रों के अध्यक्ष और उनकी टीमें आई हैं, उन सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, संख्या कम है, दूर दराज से आना होता है, लेकिन आजकल कम्युनिकेशन वे बोलते हैं, आने जाने के यातायात के साधन इतने कमजोर नहीं है। यह देवभूमि गोचर 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक समतल सा क्षेत्र है, जो अपने व्यापार और हवाई पट्टी के नाम से काफी प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पर नजदीक आपके कर्णप्रयाग में कर्णशिला महर्षि कर्णक की तपोभूमि है, जो पिछले अपने जन्म में सहस्त्र कवच नाम के जो राक्षस थे और नर नारायण ने बद्रीनाथ में जो तपस्या करके उनके 99 कवच तोड़ डाले थे, आखिरी कवच में जब वो सूर्य शरण गए तो उसी सूर्य पुत्र को कर्ण महाराज कहा जाता है, जो महाभारत के एक बहुत ही उत्तम योद्धा थे, जन्म जात कवच कुंडल लेकर पैदा हुए थे। तो आपकी ऐतिहासिक विरासत शूरवीरों की है, राजाओं की है, महारथियों की है, सैनिकों की है। लेकिन अफसोस आपने अपने खून को, अपने जमीर को पहचाना नहीं। आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं, अपने आप को पहचाने। आप तो अपने को पहचान नहीं पाए, लेकिन अंग्रेज आपको पहचान गए थे। इसलिए उनने पूरे उत्तराखंड के दोनों सेक्टरों के लिए अलग अलग फोर्स का गठन किया, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। इतनी कम क्षेत्र, इतनी कम जनसंख्या में सैनिकों का ऐसा अनुपात हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, विश्व में नहीं है। इसके अलावा ना जाने कितने लोग आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज और अदर आर्म्स में हैं, लेकिन फिर भी जागे, अपना जमीर जगाइए। आप जागे नहीं थे, इसलिए अन्याय हुआ था। एक तरफा कहना कि ब्यूरोक्रेट्स ने, भारत सरकार ने, अधिकारों ने मिलकर आपका हक छीना, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तो यह है, जिन सिविल कर्मचारियों के संगठन मजबूत हैं, मैं आपको रेलवे का एग्जांपल देता हूं, 70 दिन का बोनस गवर्नमेंट उनको दीपावली पर देती है, बाकी को देती है 28 दिन। एक दिन आप बोनस कम नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन है, यूनियन ताकत पर है, मजबूत हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। और हम 1947 से आज तक 7 पे कमीशन गुजरे, 2 ORP बराबर 9 पे कमीशनों में आप सोए रहे। आपने उन्हीं पर विश्वास किया जो हमेशा आपको ठगते हुए आए हैं। बड़ा मुश्किल से कुछ लोग जगे हुए हैं और उनका साथ देने के लिए आपका पड़ोसी, आपका भाई, मैं क्यों आऊं, मिल तो जाएगा सबको जब मिलेगा। ऐसा ही आजादी के टाइम पर था, सब पर आजादी की क्रांति का असर सब पर नहीं हुआ। कुछ चंद एक लोगों ने इतिहास की धारा बदल डाली, जिसको आप आजादी कहते हैं। मेरा यकीन मानिए, तब भी सब लोग नहीं थे। बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे जैसा कोई नहीं था, हमने तो देश आजाद किया। जिनने आजादी का बलिदान दिया, लगभग नामो निशान मिट गया। कहीं 1943 में गोवा में झंडा फहरा दिया गया था, पता नहीं चला सुभाष चंद्र बोस कहां गए। और जिन लोगों ने
बगावत की, क्रांति की। अंग्रेज उनने 3-3 जज बिठाकर उन लोगों को फांसी की सजा भी दी। सरदार भगत सिंह, जिस भगत सिंह को कई वर्ष तक शहीद का दर्जा इस देश में खुद नहीं था, आप अपने को कहां देख रहे हैं? इसलिए संगठन की मजबूती आपको न्याय दिलाएगी, लेकिन युद्ध स्थल में जब आप न्याय मांगने जाएं, जब आपको न्याय के दरबार में बुलाया जाए, भारत सरकार जब आपको बुलाए, तो वहां पर सरकार के नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेट्स, जो सारे आईएएस ऊपर दर्जे के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, वहां पर आपके तर्कस में वो तीर होना चाहिए जिसकी कोई काट न हो और जो अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो। ये बात बताने आया हूं मैं आपको। सिर्फ हल्ला गुल्ला मचा करके, गवर्नमेंट या किसी संस्था को बदनाम करके अपना कुछ और ही लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में कई लोग होंगे, हम उनमें से नहीं हैं। अभी आपको मैं इसी विषय पर आगे बताता हूं। आपको मैं ये बताता हूं कि रणभूमि में जीत, हर महारथी अपनी ताकत लगाता है, हर योगदान देता है। विजय उसकी होती है जिसके तर्कस में, जिसकी युद्ध शैली, जिसका सारथी अच्छा हो, जिसकी धनुर्विद्या उत्तम हो, जिसके तर्कस में दिव्यास्त्र हो, आखिर विजय उसकी होगी। और यही दिव्यास्त्र पाशुपत अस्त्र लेने जो आपका कल्पेश्वर महादेव का मंदिर जो आपके श्रीनगर में स्थापित है, यहां कई दिनों तक किरात के साथ युद्ध हुआ अर्जुन का। अंत में भगवान शिव की कृपा, शिव ही किरात का रूप लेके आए थे और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र भी मिला। आप अपने को भूल गए हैं। इसी नाम की देवभूमि है। देवभूमि के देवपुत्र सैनिकों, आप जब उस जमाने में मेले लगते थे इस गौचर में, लोग पैदल आते थे या नहीं? आज आपकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, तब भी लोग कितने आए हैं? ये आपको, ये सोया हुआपन आपका, ये आपका सुसुप्त जमीर आपको कभी भी अपना हक, अपनी सुविधा लेने नहीं देगा। कल को आप कहोगे, ठीक है, देवाल थराली जहां का उनने नाम भी लिया हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने, ईसीएच आनी चाहिए, कैंटीन आनी चाहिए। क्यों आएगी? क्या एकता है आपका? कौन साथ देगा आपका? हम साथ देना चाहते हैं, लेकिन आप आज भी अध्यक्ष बने हुए हो, न जाने किस पार्टी से जुड़े हो, न जाने किसके संगठन के नीचे काम कर रहे हो, आपका न जाने क्या चला जाएगा यहां आने से। सबसे पहले आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी के साथ भी रहें। मौके मिलेंगे 2024 से 27 तक, बतेरे मौके मिलेंगे। उससे पहले आप सैनिक हैं। एक सामाजिक संगठन, एक सैनिक होने के नाते अपना योगदान दें। कौन कहता है कि सिर्फ सैनिक ने ही देश के लिए बलिदान किया? देश की रक्षा, बलिदान, देश के लिए काम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी करते हैं। वो जो अपनी ड्यूटी 16 आना कहीं पर भी करता है, शामिल है वेडिंग पॉइंट के नेगी जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनने आपका साथ दिया। ये भी सेवा, समाज के लिए उत्तम काम करना, अपनी ड्यूटी जहां पर भी है उसको ठीक से निभाना। सिस्टम जिससे आगे बढ़े, जिससे देश आगे बढ़े, वो किसी भी विभाग, वर्ग या समाज का हो, यदि वो देश की उन्नति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान देता है तो वो भी देश सेवा ही है। अभी क्लियर हो गया साहब? इसलिए मैं धन्यवाद अपने सभी गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से शिवगंगा वेडिंग पॉइंट के प्रोड्यूसर अब्लिक मालिक का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब चलते हैं मूल विषय की तरफ कि हमारे साथ क्या हुआ। जल्दी बोलूंगा, समय शायद बहुत सारे लोगों को जल्दी जाना भी होगा, लेकिन याद रखें, कैंटीन में रुद्रप्रयाग आप 3 बजे झोला लगा देते हैं, फिर आपको टोकन मिलता है, सारे दिन वहां रहते हो। रुद्रप्रयाग की भीड़ का हिस्सा का 1/20 भी नहीं है आप। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। इसलिए आटा, चावल, अधिकार, सुख सुविधा तब मिलेगी, पीढ़ियों तक तब जाएगी जब आप काम करोगे। आपकी एक ऐतिहासिक गलती पीढ़ियां भुगतेंगी और आपका एक ऐतिहासिक अच्छा कदम आपकी पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। 1947 से आज तक जो अच्छाई हुई उसका भी आप उपभोग कर रहे हैं, और जो गलती हुई उसका नेगेटिव फैक्टर भी आप और न जाने कितनी पीढ़ियां भोगेंगी, ये भी परम सत्य है। इसलिए चलो चलते हैं। पहला पे कमीशन 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसे कहते हैं पोस्ट वार पे कमीशन, यानी युद्ध के उपरांत सैनिकों को दिए जाने वाला पे कमीशन, जहां पर युद्ध रिलेटेड भत्तों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया। कुछ एक डिस्टर्बेंस अलाउंस के अलावा बाकी समाप्त करने से आप लोगों का वेतन बहुत कम हो गया, सारे डिफेंस फोर्सेस का, न कि केवल आपका। वहां पर एक परिभाषा उनने दी
कि कैसे परिभाषित किया जाए ऑफिसर्स को और कैसे परिभाषित किया जाए जवानों को। उनने कहा इंडियन आर्मी में 3 तरह के लोग हैं, एक तो ऑफिसर से हैं, दूसरा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर से हैं, ओआर से हैं, उसके भी 2 दर्जे, एक एनसीओज है और अदर रैंक है। इसलिए उनने हर किसी की डेफिनेशन दी। पोस्ट वार पे कमीशन कहता है कि अधिकारों की तुलना क्लास ए ऑफिसर्स जो जूनियर टाइम स्केल से शुरू होते हैं, जेटीएस कहा जाता है सिविल में, से और आईपीएस अधिकारियों से की जाए। साथ ही एक जवान की तुलना नॉन स्किल एम्प्लॉयर पब्लिक लेबर से की जाए, जो जहाज में सामान उतारते और चढ़ाते हैं। इतनी खराब परिभाषा आपकी थी क्योंकि उनने आपका एजुकेशन बेस देखा। उस जमाने में पुराने बाबा जी यहां पर बैठे हैं, आपने रिजर्व का नाम लिया, रिजर्व की भी बात करेंगे आपकी। और तो बताइए कितनी एजुकेशन उस जमाने में 1950 में आपकी थी? नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपको नॉन स्किल दिया। लेकिन वो भूल गए कि इस विक्टोरिया क्रॉस लेने वाले गब्बर सिंह जी की नौकरी कितनी थी? मात्र 2 साल, 3 साल। आपका पे कमीशन उस टाइम कहता है कि 3 साल तक वो नॉन स्किल है और 3 साल बाद उसे सेमी स्किल माना जाए, यानी अर्ध कुशल श्रमिक माना जाए। कुशल वो तब भी नहीं हुआ और वो 4th पे कमीशन तक चलता रहा, क्योंकि 2 इंक्रीजमेंट सिपाही के कम और उसके बाद करेक्ट इंक्रीजमेंट लगते थे। 930 से शुरू होता था 4th पे कमीशन में, 15-15 के इंक्रीजमेंट पहले 2 साल लगते थे, फिर 30 का लगता था, याद नहीं है तो 20 का, मैं आपको याद दिला देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला पे कमीशन था 1147। दूसरा पे कमीशन को बोलते हैं रघुरमैया कमीशन, वो था 1960 का दौर। तब यही सेम बातें दोहरा दी, कोई अंतर उनने इसमें नहीं रखा। अब चलते हैं 1973 का दौर, उसे कहते हैं सीसीएस पॉलिसी के अंतर्गत। ये जो दोनों पे कमीशन पहले की बात कर रहा हूं, इसे सेना के तीनों सेनांग अलग सा एक कमीशन बिठाते थे और भारत सरकार को रिपोर्ट देते थे कि हमने किसे किस कैटेगरी में रखा। अब तीसरा पे कमीशन उसे कहते हैं सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने लोग थे उनको सबको एक पे कमीशन के अंदर डाला गया, 3rd पे कमीशन में। वहां पर 3rd पे कमीशन आपको परिभाषित करता है कि सेना की संरचना, बनावट, उनके स्तर और जोखिमों को देखते हुए पहले 2 कमीशनों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए सेना के स्तर में बृहत व्यापक सुधार के लिए 3rd पे कमीशन उनकी सिफारिश करता है, सुनता है, जिसमें उनके रिटायरमेंट की भी सेटलमेंट की बात की गई, क्योंकि तब ऑफिसर्स बिलो 50% के पेंशन पर आते थे, क्योंकि लंबी सर्विस थी और हम लोग लगभग 60 से 70% पेंशन के दायरे में आते थे। इसलिए आते थे 15 साल में रिटायर होने के बाद उसे प्रिविलेज 60 साल की तरह कुछ फैक्टर्स, जैसे जो व्यक्ति कम्यूट लेता है सिपाही, अगर उसकी उम्र 40 साल है तो उसको 20 ईयर का फैक्टर मिलता है, मिलता कि नहीं? तो ऐसा फैक्टर जोड़ा जाता था जो 5th पे कमीशन तक था। 6 में वो चीजें क्यों समाप्त हुई, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, वो भी बताएंगे, और इसलिए पेंशन ऊपर जाती थी। अब 3rd पे कमीशन में भी आपको परिभाषित वैसा ही किया गया जैसा मैं पोस्ट वार पे कमीशन की परिभाषा बता चुका हूं। वहां पर ऑफिसर्स ने अपने डिस्टर्बेंस अलाउंस की मांग की। डिस्टर्बेंस अलाउंस कि हम सैनिक हैं तो समकक्ष क्लास ए ऑफिसर से जो आपका जेटीएस है उससे थोड़ा हमें ज्यादा दो डिस्टर्बेंस के, क्योंकि हम सैनिक हैं। तो उनने वहां पर जो जेटीएस शुरू होते थे उनका बेसिक था 700, कितना 700, और मिलिट्री अफसर का 2nd लेफ्टिनेंट जब शुरू किया गया वो शुरू किए गए 750 पर, बोला डिस्टर्बेंस अलाउंस के ना। और वहां पर पे कमीशन एक लाइन और लिखता है, और भी इंडियन कमीशन है जिनका पोस्ट वार पे कमीशन में वेतन बहुत कम कर दिया गया था, जैसे जूनियर कमीशन अफसर्स। उनके बारे में आपकी क्या राय है? कोई संदर्भ नहीं, वो किसके समकक्ष आता है, उसका डिस्टर्बेंस अलाउंसेस कहां है, नीचे के दर्जों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं, जब ये 15 साल बाद घर चले जाएंगे तो इनके लिए अलग सी क्या पॉलिसी है, इनकी पेंशन जो कम हो रही है सबको आप जो 50% के पेंशन के दायरे में ला रहे हो तो इनके बच्चे पलेंगे कैसे। वहां पर उनने 2 बातें कही। पहले बंगला वार खत्म हो रखा है और गवर्नमेंट के पास खजाना नहीं है। वास्तव में युद्ध से आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गिरता है। आपने बलिदान किया और उस बात को मान लिया, केवल युद्ध नहीं लड़ा, उसका इनाम यह था कि 25% पेंशन, लगभग 20 से 25% पेंशन आप खो बैठे।
चलो ठीक है, देश के लिए था, देश के हक की बात थी। इकोनॉमी आने पर या तो दे देंगे, नहीं तो आपको OROP 1 रैंक 1 पेंशन एक ऐसा फॉर्मूला लाएंगे कि समय के साथ जब महंगाई ऊपर निकल जाएगी, नए नए पे कमीशन आएंगे, उन जवानों का विकास होगा, वेतन ज्यादा होगा, तो उनकी तरफ आपको धीरे धीरे खींचा जाएगा, उनकी बराबरी पर लाया जाएगा। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पहली ORP हुई थी। यहां तक क्लियर हो गया साहब? अभी चलते हैं फोर्थ पे कमीशन। फोर्थ पे कमीशन में कुछ और अच्छा करने की बात कही गई है साहब। फोर्थ पे कमीशन की मैं थोड़ा रिटर्न रिपोर्ट आपको पढ़ दूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। तो फोर्थ पे कमीशन 1186 से लागू हुआ। कितना साहब? 1186 से लागू हुआ। 1186 से लागू होने पर वो फोर्थ पे कमीशन आपके लिए कुछ विशेष बातें कहता है। जैसे ऑफिसर्स ने वहां पर फिर एक मांग रखी, अपनी मांग रख रहे हैं। हर बार क्या हो रही है? अपने लिए कर रहे हैं, और जो मांग रहे वो भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो मैं संदर्भ ये कहना चाहता हूं, यदि आपकी बात की होती है, और पे कमीशन उल्टा याद दिला रहा है, सिर्फ आप ही कमीशन नहीं है, आपके इंडिया में और भी कमीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में आपका क्या विचार है? आपने नहीं सोचा उस बात को, इसलिए नहीं सोचा कि सिपाही भी ऊपर जाएगा तो उसे पेंशन ज्यादा ना देना पड़े, या कुछ भी इकोनॉमिक बात रही हो या सिर्फ अपना स्वार्थ रहा हो। मैं पे कमीशन का ही हवाला देता हूं। 1186 संदर्भ संख्या 237 में रक्षा बलों के अधिकारियों के संशोधित वेतनमान को तैयार करते समय वेतन प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया, जिसमें अधिकारियों ने अपने लिए रनिंग पे बैंड मांगा। रनिंग पे बैंड समझते हो? नहीं समझते हो तो 6 और 7 रनिंग पे बैंड ही है। पहले फिक्स पे बैंड इंडिविजुअल होता था, सिपाही 930 से शुरू होता था, उसके 10 इंक्रीजमेंट लगते थे महाराज, और वो 1140 पर बंद हो जाता था। फिफ्थ पे कमीशन में हौलदार जी ये 10 इंक्रीजमेंट थे, 3600 पर मात्र शुरू होता था। दिखा आप उसको 45 अगला 3600 पे शुरू था। ये भी बड़ी विसंगति, किसी ने केस नहीं किया, नहीं तो हौलदार 45-46 के बेसिक पे जाता। तब हम बकलो में थे। ये खत्री जी जो बैठे हैं ना, ये हमारे साथ थे वहां पर। बता रहा हूं फौज की, मुझे याद है 100 रुपया उसका इंक्रीजमेंट था, 5100 को बंद हो जाता था। इसे कहते हैं स्टैटिक अब्लिक फिक्स पे बैंड। और जब पे बैंडों में रनिंग आपका इंक्रीजमेंट रुकता ही नहीं पेंशन आने तक, उससे ऊपर जाता है, आप वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जितना नौकरी करोगे उतना फायदा ही फायदा, उसे रनिंग पे बैंड कहते हैं। लिहाजा सिविल गवर्नमेंट के सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर कितने में होते हैं? पूरा फायदा कौन ले रहा है? 7th पे कमीशन में इंक्रीजमेंट कितने हैं? इंडेक्स टेबल कहते हैं साहब। सिविल के लिए है 40, आपके लिए भी 40 थे, काट के कर दिया गया 24। आप ध्यान नहीं देते साहब, पढ़ो, ध्यान दो। ओके, फोर्थ पे कमीशन में आपने बोला डिस्टर्बेंस अलाउंस और दो। बोला डिस्टर्बेंस अलाउंस तो आपको हम दे ही रहे हैं, चलो दुगना कर देते हैं। उस टाइम पर जेटीएस 2200 के स्केल पे थे, तो लेफ्टिनेंट साहब को बोला 2300 दे देते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया साहब? यानी 100 रुपया बढ़ा देते हैं। और एक चीज और देते हैं, बोला यहां पर जो आपके मेजर जनरल साहब से हैं उनको सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में डाला जाए, और उनका वेतन कर देते हैं बोला 5900 से 6700। और यहां पर आपने मांग की रनिंग पे बैंड। रनिंग पे बैंड जहां पर व्यक्ति का इंक्रीजमेंट रुके ना, कहीं ऐसा ना हो 10 साल में ऑफिसर्स भी इंक्रीजमेंट लेके अगली नौकरी वैसी करे जैसे सिपाही 10 साल के बाद फोर्थ पे कमीशन में वैसी बैठा रहता था जब तक वो टीएस नहीं बन जाता। 16 में उसकी कोई इंक्रीजमेंट नहीं लगती थी, इसलिए बोला रनिंग पे बैंड दो और हमें मेजर जनरल तक दो। उनने बोला नहीं, मेजर जनरल को सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में डालते हैं और आपके सेकंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक रनिंग पे बैंड देते हैं। तो फोर्थ पे कमीशन भी एक रनिंग पे बैंड था, आप लोगों को शायद पता है तो बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम था। और वो 2300 से 5100 तक रनिंग पे बैंड के अंदर ब्रिगेड कमांड तक के अधिकारी आ गए। और यहां पर एक विशेष व्यवस्था और देते हैं, बोला आपको रैंक पे देते हैं। क्या देते हैं? लेफ्टिनेंट साहब को 200 और ब्रिगेडियर साहब तक जो रैंक पे दी वो था 1200 रुपया। और आपके लिए न यहां पर कोई रैंक पे थी, न कोई डिस्टर्बेंस अलाउंसेस था, न कोई समरूपता की आपकी बात कर रहा है। और तो यहां पे आप समझ गए साहब, इतना यहां पर
बनावट थी। और यहाँ पर जो सिपाही था वो भी हाई स्कूल पास होके आना शुरू हो गया था, फिर भी आपने उनके 5 ग्रुप रखा, ABCDE। ए में ए ग्रेड के टेक्निकल्स, बी में ऑल क्लर्क, सी में आर्मरर्स, डी में इन्फेंट्री सोल्जर्स, ई में ट्रेडमैन्स इत्यादि। जब यहां पर भी आप उसको नॉन स्किल ही बता रहे हैं। क्या सेना का स्ट्रक्चर का इतना बदलाव, इतनी एजुकेशन, इतनी आधुनिकता आने के बाद भी आप अपनी तुलना जिनसे कर रहे हैं उसका दुगना डिस्टर्बेंस भी ले रहे हैं। रैंक पे भी चाहिए आपको अपने समकक्ष से बढ़त, जिसे बोलते हैं स्विच ओवर, समकक्ष अधिकारी से कुछ ज्यादा, ताकि सैनिक को अलग सा सम्मान मिल सके। हमारा सम्मान, हमारा वेतन कहां गया, हमारा रैंक पे कहां गई? क्या जूनियर कमीशन अफसर्स कमीशन नहीं होता? आपने यहां पर भी धोखा दिया। यही तो विसंगति है जो आप सिर्फ OROP देख रहे हैं। विसंगति वहां शुरू नहीं हुई, विसंगति 1947 में शुरू हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर रेशो देखते हैं। लेफ्टिनेंट साहब का स्केल यहां पर 2300, 200 रैंक पे बराबर होता है 2500। सिपाही के 950 से भाग दो तो ये होता है 2.63। मैंने बोला ये आपके लिए स्टैटिक था, उनके लिए रनिंग था, ये भी एक विसंगति है। और 950 से सिपाही शुरू होता था, 20 रुपया इंक्रीमेंट, पहले 2 इंक्रीमेंट 15 के, और वो 900 से शुरू होता था, 1140 पे बंद होता था। याद करो अपने अपने रैंक का। तो इनका परसेंटेज निकलता है 2.63। और यहीं पर एक GCU का भी निकाल लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का था 2630, 600 उनका रैंक पे, जो होता है 3230 को सूबेदार साहब के 1450 से भाग दो तो वो निकलता है 1.96। ये इसलिए है, आगे जाके 5th में परसेंटेज बढ़ी या घटी, आप उनकी पे की बात नहीं कर रहे हैं। क्या इसी परसेंटेज से देश गरीब या अमीर दोनों के लिए था या नहीं था? तो क्या इसी परसेंटेज में 5th पे कमीशन न्याय कर रहा है या नहीं? रैंक पे तो आपकी नहीं है, डिस्टर्बेंस अलाउंसेस भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर देख लेते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इसे पूरा करेंगे और चलते हैं 5th पे। एक चीज समान थी, TS। आप 17वें साल में TS नायक बन जाते थे, वहां बोर्ड पे भी कहीं लिखा हुआ, और 25वें साल में TS लेफ्टिनेंट कर्नल वो लोग भी बन जाते थे, तब तक मेजर बन ही जाते थे। और आगे चलकर क्या हुआ, TS आपका इसलिए एब्सोल्यूट हो गया कि उस नौकरी में आप ACP हवलदार बन जा रहे हैं आजकल, और 13 साल में वो तीसरा प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल तो बन ही रहे हैं, और जो 25वां वाला है वो भी नहीं छोड़ा, वहां पर वो क्या हो जाते हैं, TS कर्नल। पिछला वाला भी, दोनों हाथ में लड्डू बोलते ना साहब, 5 उंगलियां घी में। आपका सर होना नहीं चाहिए था, गलत बात है, हुआ भी है तो हमारी कमी हम अभी भी नहीं जागे। चलिए 5th पे कमीशन 1196, संदर्भ संख्या 238, इसे देख लेते हैं। अब यहां पर भी आपने रनिंग पे बैंड मांगा, पहले मांगा था मेजर जनरल तक, उनने दिया ब्रिगेडियर तक। बोला इसे विसंगति पैदा हो रही सिविल रैंक के समानता करने में। रनिंग पे बैंड अब 2 हिस्से में मांग रहे हैं आप अपने लिए, हमारे को तो दिया ही नहीं, अपना फिर मांग रहे हैं। अब इसके हिस्से क्या कर दो, 2, एक अप टू कर्नल, एक ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल। बोला 2 हिस्से में रनिंग पे बैंड चाहिए हमको, लेकिन बोला है सिविल सर्विसेज के साथ अलग सा इसका प्रोटोकॉल और एडजस्टिंग विषमताएं आ जाएंगी वेतन में, इसलिए आपको भी हम फिक्स पेमेंट देते हैं। ये बात मानी नहीं गई। और बोला मुआवजा के तौर पर आपका सब कुछ बढ़ा देते हैं, आपको 2 काम करते हैं। बोला हम, एक तो आपका एक रैंक समाप्त कर देते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट, ताकि आपको प्रायोरिटी मिले, आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ही भर्ती हो तो कुछ फायदा और होगा, होगा नहीं होगा, होगा। और दूसरा काम ये करते हैं, बोला आपके लिए हम उसको आपकी जो है रैंक पे उसको ठीक दुगना भी कर देते हैं, 200 का 400, 1200 का 2400। तो यहां पर लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर साहब 400 से 2400 का रैंक पे भी ले रहे हैं। और लेफ्टिनेंट साहब जो 8000 पे शुरू होते थे उनको हटा देते हैं और लेफ्टिनेंट कर देते हैं 8250 उनका वेतन था। और मेजर जनरल साहब को फिर से सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में डालते हैं, जो 18400 से लेकर 22400 के वेतन में चले गए। यहां पर आपके लिए भी थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया गया, आपके ABCDE को तोड़ के XYZ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, XYZ। X में ऑल एजुकेशन एंड A क्लासेस,
वाई में हम सब योद्धा सोल्जर जिसे कहते हैं, जेड में ट्रेड्समैनों को डाला गया और सिपाही में 350 का अंतर दे दिया। एक्स ग्रुप का सिपाही 3600, वाई ग्रुप का हवलदार भी 3600 और वाई ग्रुप का सिपाही 3250, नायक 3425 पर शुरू किया गया और जेड था 3050 पर। तो बताइए एक रैंक के एब्सोल्यूट होने में ऑफिसर्स को फायदा हो रहा है 250 को, और सिपाही के बीच अंतर कितना हो रहा है 350। क्या ये विसंगति नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स ग्रुप की 3600 क्यों दी, इसका मतलब ये है कि वाई ग्रुप उसके समकक्ष नजदीक क्यों नहीं आया और वो हवलदार और नाइक को टेक ओवर कैसे कर रहा है। आगे जाके 6 पे कमीशन में जब ग्रेड बांटने आएगी तो सिपाही के ग्रेड में जाएगा कि हवलदार के? सिपाही के जाएगा, इसलिए एक्स ग्रुप वाला का ग्रेड 2800 नहीं है, 2000 ही है, 1400 अलग सा वेतन है। वहां पर आपने कुछ सुधार करने की कोशिश की, यहां पे आप भूल गए कि हवलदार ऊपर होना चाहिए था। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये चीज आपके लिए इतना ही किया और बाकी जूनियर कमीशन जो बीच का रैंक है उसका कोई पदोन्नति आपने नहीं की। जब सेकंड लेफ्टिनेंट हटाया तो सूबेदार को, नायब सूबेदार को 2 स्टार सूबेदार से शुरू क्यों नहीं किया? केवल वेतन की बात नहीं है, जरूरतें और भी होती है। सीआईसीटी ऑपरेशन से लेकर जहां आप सीआरपी के साथ होते हैं, बॉर्डर पे बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है ईस्टर्न बॉर्डर पर, एड टू सिविल अथॉरिटी से लेकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहां नहीं जाते हैं आप? सिविल में स्टार की संख्या क्या है? ज्यादा है, आपकी कम है, तो उस समरूपता को बराबर क्यों नहीं किया? ये देश हित में भी तो अच्छा था। सर्वहित, अपना हित ही बता रहे हो, हितैषी बता रहे हो देश के ब्यूरोक्रेट्स, ऑल पे कमीशन में बैठे हुए ऑफिसर्स, और भारत सरकार क्या देख रही थी? सवाल सही है? क्या देखते हैं आप लोग? ताली बजाइए। सो गए? ओके, भाषण जरा बोरियत तो नहीं हो रही? तेज फिनिश करूं? तेज करूं? ठीक हो रहा है? अच्छा, आप ही ने कहा है ठीक हो रहा, तो ये मत बोलना मैं घर जा रहा हूं, उठना मत यहां से। तो ठीक है, अब रेशो देख ले। यहां पर भी 5th पे कमीशन स्टैटिक पे बैंड का रेशो बताता हूं। आपका 3250 को यदि लेफ्टिनेंट के 8250 धन 400 रैंक पे से डिवाइडेशन की जाए तो वो आता है 2.66। पहले था 2.63। थोड़ा परसेंटेज कहां निकल गई? ऊपर। आपकी वेतन कम हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि आप एक्स ग्रुप के नजदीक नहीं आए। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पे हवलदार जी का भी देख लेते हैं। बेचारे नॉन कमीशन अफसर, सबसे बड़े पदाधिकारी, सब जेसीओ तो नहीं बनते। उनका वेतन को अगर 3600 को डिवाइड किया जाए 11600 मेजर साहब के, तीसरा रैंक है ना मेजर साहब, धन 1200 उनके जोड़ा जाए तो उन दोनों को होता 12800 को 3600 से डिवाइड करने में 3.55। सबसे ज्यादा घाटा यहां पर किसका हुआ? हवलदार जी का। किसमें? 5th पे कमीशन में हवलदार को निपटा दिया गया। दूसरी भाषा में धीरे धीरे निपटाते ना, किला फतेह धीरे धीरे होता है। जेसीओ को थोड़ा कम मारा यहां पे, 5620 पे नायब सूबेदार जो शुरू थे उनको लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की पे से डिवाइड करके आप निकालोगे तो वो निकलता है 2.68। कितना? पहले कितना था? 1.96। नोट करो साहब, बूढ़े लोग, जेसीओ साहब, ऑर्डिनरी कप्तान साहब, खाली रुद्रप्रयाग 10 बोतल लेने नहीं जाना, नोट कीजिए आपका अधिकार कहां कितना हुआ था, नोट कीजिए इस चीज को। तो तीनों रैंक इस तरह से कम हो गए साहब। अब आपको रिलेवेंट करते हैं किससे? जो हमारे डिफेंस सिविलियन होते हैं, बाबूजी होते हैं, हेडक्वार्टरों में होते हैं, फॉर्मेशनों में होते हैं, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 10 सेक्शन ऑफिसर। यहां उसके बाद ऊपर के रैंक होते हैं जेटीएस और एसटीएस, सीनियर टाइम स्केल एंड जूनियर टाइम स्केल, जो अधिकारी वर्ग के बराबर होते हैं। एलडीसी, यूडीसी देखने के लिए तो आपसे कम में थे, तब 3050 पर थे और सिपाही था 3250। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब वो प्रमोशन लेके एसएओ बनेगा ना तो वो हवलदार को पार कर देगा, वो चला जाएगा नायब सूबेदार के स्केल पर। आपके बीच एक रैंक और है हवलदार जी। फिर अगला प्रमोशन जब उनका जाएगा वो बन जाएंगे एसओ, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लियर कट गजेटेड लेवल पर। उसको हम आगे की परिभाषा में आपको समझाएंगे। आपके डिफेंस सेक्रेटेड एंड नॉट सेक्रेटेड फील्ड ऑफिसर 2 प्रकार के बाबूजी होते हैं सिविल के। एक होता है ग्रेड 3, एक होते हैं ग्रेड 2। क्लियर हो गया साहब?
आपकी तुलना ग्रेड 2 से की जाती है, क्लास 2 से की जाती है, लेकिन की नहीं गई, क्योंकि वहां पे जो एसओ साहब का वेतन है वो 7500 है, नायब सूबेदार साहब का कितना है 5620, लेकिन दिखाने के लिए सिपाही उनको नीचे रखा है। कितना रखा है 30-50। लंबी 60 साल की सेवा में वो अपनी जगह तो पहुंच ही जाएगा 7500 और 8000। लंबी सेवा के बाद आप गलती से पहुंच भी गए तो 5620 पे जाओगे। ये है गेम, क्योंकि आपकी संख्या क्या है ज्यादा, और भारत सरकार आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से आपकी कटौती करना चाह रही है, इसलिए कि पेंशनर्स को ज्यादा लोड ना पड़े, डिफेंस को ज्यादा पेंशन ना देनी पड़े, इसलिए आपके आगे वाले वर्गों को कहां रख दिया नीचे, और दिखाने के लिए सिपाही को कहां डाल दिया थोड़ा ऊपर। नौकरी कितनी करता हो 17, फिर बेनिफिट कहां से होगा? जो 60 साल कर रहा वो तो आपके सूबेदार मेजर को टेक ओवर कर दे रहा, स्विच ओवर। एलडीसी साहब जब पेंशन आ रहे हैं वो ऑर्डिनरी कप्तान के बराबर पेंशन को ऐसे ही ले जा लेगा। क्लियर हो गया? और प्रमोशन हो चाहे ना हो, आप वहां प्रमोशन करके फाइट करेंगे। बहुत कम लोग सूबेदार मेजर बनते हैं और बहुत कमों को ऑर्डनरी मिलती है। ये चीज उनको पता थी, जैसे भारत सरकार को पता है 80 साल के बाद ही वो आपके 5-10% पेंशन इसलिए बढ़ाती है क्योंकि वहां पहुंचते कितने हैं 100 में से 10, ठीक बोला उन्होंने, आजकल शायद 10 भी ना जाए, तो वक्त बदल गया। तो ये होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की नीति। थर्ड पे कमीशन में आपने एक मांग और रखी थी, हमारा जो पे स्केल का स्ट्रक्चर है वो आईएएस अधिकारियों को मेल के समरूपता में मेल नहीं खा रहा। पहले तो आप क्लास 1 की बराबरी कर रहे थे और डिस्टर्बेंस अलाउंस के नाम पे उससे ज्यादा भी ले रहे थे। अब आप किसकी तुलना कर रहे हैं आईएएस के बराबर 2, इसीलिए आपको 4th पे बैंड रख दे गया और 5th पे बैंड आपको एक रैंक एब्सोल्यूट करके आपके वेतनमान तकरीबन ऊंचे रखे गए। तो आईएएस जो जेटीएस लेवल के होते हैं वो भी थर्ड पे कमीशन में 700 से 1300 ही थे साहब। आईपीएस थे 750 से 700 नहीं, हाँ सेम। फिर हमारे लेफ्टिनेंट साहब उनसे ऊपर ही थे। 4th में वो लोग थे 2200 से 4000 आईपीएस एंड आईएएस, आप थे 23000 से 5100। 5th में वो लोग थे 8000 से 13500 और आपकी शुरुआत ही 8250 से होती थी। तो क्यों आईएएस जो आपके दर्जे हैं उनको भी आप स्विच ओवर ही कर रहे हैं, लेकिन हम अपने डिफेंस सिविलियन की बराबरी पर केवल सिपाही और नायक तक ही हैं। हौलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार उनसे कहां चले गए नीचे, क्योंकि ये बात आपको पता है कि वो हौलदार भी पेंशन जाएगा ना अगर सिपाही, तो ज्यादा पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। करेक्ट कैलकुलेशन निकाला और सिपाही चला भी जाएगा तो 17 में कितना ले जा लेगा 15 इंक्रीजमेंट 17 इंक्रीजमेंट। ये था 5th पे कमीशन। लेकिन वहां तक एक बात अच्छी थी। क्या बात अच्छी थी? कि आपके लास्ट पे का कंक्लूजन निकाला हुआ था। गवर्नमेंट ये साबित करती थी कि हौलदार का लास्ट पे कितना है 51, वो वहां पहुंचे ना पहुंचे, पेंशन रेशो उसके आखिरी बेसिक के मान करके दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रैंक विंटेज अब्लिक पेंशन फॉर्मूला, पेंशन इंडेक्स, ताकि वो सही रूप में पेंशन जाए और उसको उतना घाटा नहीं था। यही नीति 6 और 7th में दोहराने के इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया? इतनी खराबियां 5 तक थी, छोटा छोटा मैंने आपको बताया। उनके रैंक भी डेवलप्ड हुए, आप जहां थे वहां रहे, लेकिन यहां पर XYZ में आने में थोड़ा आप पर मेहरबानी हुई। आप नॉन स्किल से क्या हो गए, कहां स्किल हुए, सेमी स्किल। स्किल अब हो रहे हैं आप 6th पे कमीशन में, लेकिन फुल स्किल तब भी नहीं हुए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जिस एनडीए ओटीए में आप ट्रेनिंग करते हैं उसकी डिग्री एफिलेटेड होती है, वो आपको ग्रेजुएट बनाकर देती है, तभी आप कमीशन होते हैं, नहीं तो इंटर ही जाते हैं साहब आप भी। क्या बात सही है? और इंटरमीडिएट हाई स्कूल हमारा सिपाही लैंसडाउन केआरसी रानीखेदिया एवरी ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, 10-11 महीना रंगरूटी करके आता है, तो उसकी एफिलिएशन डिग्री क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो क्यों नहीं एफिलेटेड है? पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरी बात,
सेना में शामिल होने से पहले आप केवल एजुकेशन ही थोड़ी देख रहे हैं। अब आपको हाई स्कूल पास हो 50% भी चाहिए और 45% से नीचे उसके किसी विषय में नंबर नहीं होने चाहिए, और नहीं तो इंटर पास ही होना चाहिए, और दौड़ भाग में फिट होना चाहिए, मेडिकली भी फिट होना चाहिए। क्या सिविल एम्प्लॉयर के ऐसे ही टेस्ट होते हैं? नहीं होते हैं। तो उसके समकक्ष कैसे हो गया? उससे ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर से 10 महीना जो 1 साल जो ट्रेनिंग कर रहा है उसकी एफिलिएटेड डिग्री क्या है? ये प्रश्न रहेगा हमारा, चाहे आरटीआई डालना पड़े भारत सरकार के नाम पर। मान्यवर ट्रेनिंग सेंटर की डिग्री बताएं। उस जमाने से आप नॉन स्किल कह रहे हैं, जहां हमारे माननीय गब्बर सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस थे। 62 की लड़ाई में जसवंत सिंह मात्र 4 साल से कम नौकरी में महावीर चक्र थे। ऐसे इंडियन आर्मी में कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी तक वो सेमी स्किल नॉन स्किल तक से ऊपर नहीं जा रहा है, और अपनी तुलना आप आईएएस से करने लगे। क्या ये विसंगति नहीं है? अभी मैं पे कमीशन पे आया ही कहां हूं जिसकी आप उड़ी उड़ी खबर सुनते हैं। पुरानी खराबियां मैं इतनी बता चुका आपको। और जो ये लोग कह रहे हैं रिजर्व की, तो यहीं पर बता देता हूं साहब, रिजर्व की शुरुआत हुई थी चाइना वार से, बेसिकली 62 के युद्ध से। मेरे पिताजी 40-40 157 धन सिंह परिहार उस जमाने के, बाद में वो 6 मैकेनाइज होगी। पहले बना फर्स्ट आर्मर्ड डिप अंबाला, देन 6 मैकेनाइज। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही हुआ है आपका। और उस टाइम पर रिजर्व सैनिकों के नाम पर 6-6 महीने की ट्रेनिंग देकर युद्ध में धकेला गया, और उन्हें बखूबी युद्ध में अपना बलिदान दिया, योगदान दिया। कम ट्रेनिंग में भी वो सक्सेस थे, फिर नॉन स्किल। और उनको पेंशन तो मिल रही है और कुछ बढ़त भी होती है। वो आरपी टेबल में कहीं ये नहीं कहा कि रिजर्व को नहीं देंगे, लेकिन टेबल मेंटेन में टाइम लगता है। और जहां तक संभावना है अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो एरिया होगा वो भी बंद हो रहा है मेरी खबर के अनुसार। यदि हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो गलत तरीके से, इसका मतलब नहीं कि मिलेगा नहीं, उसकी बांट क्या हुई है? गलत हुई है। इसलिए भारत सरकार के पास यदि खजाना नहीं है, देश का सैनिक जब अपनी 25% पेंशन छोड़ सकता है, हम वो बलिदान भी छोड़ सकते थे। लेकिन जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको क्यों दिया? इतने सारे 5th पे कमीशन तक आप ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों ने मिलकर, भारत सरकार ने उस पर मुहर लगाई। बताइए 5th पे कमीशन तक दोषी कौन था? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इनका पहले कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन 1147 बता दिया मैंने, दोबारा नहीं बताऊंगा। 3rd ने क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया। 4 में रनिंग पेमेंट मांगा, दिया, लेकिन ब्रिगेडियर तक दिया। और नॉन स्किल फिर 5th में सेमी स्किल आपने कर दिया। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप कहते हैं कि हमने 5 पे कमीशनों का इवोल्यूशन किया, कंक्लूजन किया, और 6 में एक बेहतर पेमेंट देने की कोशिश की। जहां पर आपने 5th में कहा कि भाई ऐसे, और जो हमारे डीआईजी के बराबर जो रैंक है वो पे बैंड 4 में क्यों नहीं जाने चाहिए? क्योंकि डिस्टर्बेंस अलाउंस और रैंक अलाउंस बोला अगर ब्रिगेडियर का 2400 नहीं होता तो डीआईजी के वेतन के स्केल से कहां जा रहा था? नीचे जा रहा था। इसलिए बोला अब हमें एक ऐसा रनिंग पे बैंड दो कि हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से उठकर कहां चले जाएं? HAG, हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, जिसे आप लेवल ऑफ सेक्रेटरी पे कहते हैं। सेक्रेटरी लेवल की तनख्वाह, जिसे हिंदी में सचिव स्तरीय वेतन कहा जाता है। अभी ठीक है? समझो आगे गेम बनता है। आप अब इन सभी बातों को ध्यान देकर पे कमीशन ने सब पर ध्यान दिया, और सभी के लिए सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के सभी कर्मचारियों को रनिंग पे बैंड देने की सिफारिश की जाती है। जहां पर आप मिलिट्री ऑफिसर्स की तुलना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और शॉर्ट सर्विस कमीशन के दायरे के लोगों से परिभाषित करके अपना ग्रेड अब्लिक वेतनमान तय करते हैं। तो देखते हैं कि 5th पे कमीशन में एक डिप्टी कमांडेंट का वेतन 10,000 से 15,200 का था। वहीं पर मेजर साहब को हमने 11,600 से लेकर 14,850 के वेतनमान पर रखा था, और उसकी रैंक पे अलग भी थी। इसको कहते हैं स्विच ओवर। क्या बोलते हैं? यानी कि 2 पैसा ज्यादा
जैसे मिस्त्री की दिहाड़ी लेबर से क्या होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा होने चाहिए। ऐसे में समझो एक पंडित जी आता वरिष्ठ पूजा वाला, उसके साथ एक आता पीछे से पिठाई लगाने वाला सेकेंडरी पंडित जी, जो भात भात भी बना देता ना आपके घर में। तो वो पहला वाला पंडित जी उसको क्या करता है, स्विच ओवर करता है। क्या करता है, दक्षिणा भी घूम पर थोड़ा कम ज्यादा हूं। हाँ खत्री साहब आप सहमत हैं? चलो आगे बढ़े। ऐसे में समझो आप भी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझे? समझ गए तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। वहां पे आपने स्विच ओवर करने की कोशिश के आधार पर पे बैंड बांटे और ये आपके लिए सबसे घातक साबित हुआ। आप साथ दें तन मन धन से। हम आपके ये स्किल नॉन स्किल का पूरा फॉर्मूला मेरे पास यहां पे पड़ा हुआ है और यहां पे मैं आपको एक अब बताता हूं उस डाटा को जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ आपको तुलना की गई। तो उस तुलना के आधार पर आप साहब बहुत पीछे निकल गए। क्लियर हो गया साहब? उस स्विच ओवर में आपका मैं हवाला नंबर दे देता हूं, अभी कागज मेरे को मिल नहीं रहा ठीक से। चलो मेरे पास है और मौखिक तो मुझे याद है ही वो। और वहां पे आप लोगों का यहां पे मैंने इसकी संदर्भ संख्या भी लिखी हुई है, हाँ दिखा देता हूं। 7/19/35 यूं समझिए, 7/19/35 के संदर्भ में भारत सरकार को बाकी पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, अब करते हैं 6 पे कमीशन की बात। 6 पे कमीशन एक रनिंग पेमेंट था जो सबके लिए देगा। 5 पे कमीशनों में जो कमी रखी थी उसको इवोल्यूशन करते हुए, कंक्लूजन करते हुए उसमें सुधार किया गया और एक बेहतर पेमेंट सेना के लिए दिया गया जिसमें 4 पे बैंड रखे गए, पे बैंड 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से चारों पे बैंडों में आपके सैनिकों का निर्धारण के लिए उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्विच ओवर करते हुए एक पॉलिसी बनाई जिससे आपका वेतनमान निश्चित हो सके। क्लियर हो गया साहब यहां तक? उसी स्विच ओवर में उसने एक गलत परिभाषा दी, PBOR। क्या दिया साहब? पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। अब यह भारत सरकार का राजपत्र है 30 अगस्त 2008। इस प्रपत्र की संख्या, तो इसका जो संदर्भ संख्या 5/2/206E3 के संदर्भ में कहा जा रहा है कि सैन्य कर्मियों के कुछ ग्रेड संबंधी विषमताओं के अलावा पे कमीशन मंजूर कर दिया जाता है। कुछ एक अफसरों की विसंगति के अलावा सभी अपने ग्रेड से संतुष्ट हैं। वो चाहते थे कि जब पे बैंड 3 में सारे अधिकारियों को ब्रिगेडियर तक रखा गया तो उनका मतलब था कि कर्नल और ब्रिगेडियर साहब किसमें आना चाहिए, पे बैंड 4। पहला पे बैंड आपका 5200 से लेकर 20,200 तक का था या नहीं? इसी प्रकार सेकंड पे बैंड, थर्ड पे बैंड और फोर्थ पे बैंड, तो उसके 4 स्तर थे। तो यहां पे उनका कहना है कि पहले ब्रिगेडियर साहब तक को भी डाउनग्रेड किया गया था लेकिन बाद में सिफारिश करके ऊपर खींचा गया। ओके, और बाकी को कहा PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, नॉन गजेटेड पुलिस अधिकारियों से समरूपता इस प्रकार से है। वो समरूपता आपके कांस्टेबल जो शुरू होते हैं वो थे 350, सिपाही किया था उनने उसके आधार पर 3250। उसी प्रकार उनका ग्रेड हो गया 1900, सिपाही का ग्रेड हो गया 2000 के ग्रेड पर सिपाही को रखा और उसका इसी प्रकार से वेतनमान बोला पे बैंड 1 में रखा जाएगा। और उसी प्रकार से जेसीओज की तुलना नॉन गजेटेड इंस्पेक्टरों से की गई जबकि सर्किल इंस्पेक्टर अलग होता है। आपने ये बात पे कमीशन को नहीं बताई, ब्यूरोक्रेट ने यहां पे गेम खेला अफसरों के साथ मिलके ताकि ये निचले दर्जे के लोग प्रमोशन भी ले तो बहुत ज्यादा पेंशन इनको ना देना पड़े। इसलिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जगह हवलदार जी, इंस्पेक्टर की जगह सूबेदार साहब और फुल जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की जगह सूबेदार मेजर साहब 4600 के ग्रेड में रखे जाते हैं। वहां पर वो कहता है कि इनको 200 अलग सा अपॉइंटमेंट पे दी जाती है। क्या दी जाती है? ग्रेड अप नहीं किया जाता साहब, अपॉइंटमेंट पे दी जाती है जिससे सूबेदार मेजर 4800 के ग्रेड पर जाएगा। मुझे बताइए सूबेदार मेजर अपॉइंटमेंट रैंक है या फिर प्रॉपर उसका बैनल कॉन्फ्रेंस बैठती है?
एक पूरा पैनल बैठता है और एक यूनिट ग्रुप कर्नल साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, कोई सीनियर कर्नल उनका इवोल्यूशन करता है, पिछले 5-6 सालों के उनकी रिपोर्ट एसीआर के आधार पर एक मास्टर शीट बनाई जाती है जो 100 अंकों की होती है। उसमें सभी चीजों को देखते हुए जो मेरिट में आते हैं वही सूबेदार मेजर बनते हैं, जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद बोल्ड बैठता है कर्नल साहब का। क्या मैं गलत हूं? तो इतनी बड़ी बात को आप अपॉइंटमेंट कह रहे हैं। अंग्रेज बहुत अच्छे थे। नर बहादुर साहब गोरखा रेजिमेंट के जो उस जमाने में अंग्रेजों के दौर में सूबेदार मेजर होते थे, इंडियन सोल्जर का केवल इधर के बाल काटे जाते थे, सिर में बाल जरूर रहते थे, लेकिन गोरखा सैनिकों को मुंडन किया जाता था जड़ से। तो उनने कहा ये मरने का संकेत होता है, और हाँ, जब सभी सेना में सैनिक हैं तो ये हमारे साथ अत्याचार है, गोरखों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। महारानी विक्टोरिया ने उस बात को मान लिया और तब से गोरखों के बाल भी वैसे ही कटते हैं जैसे आपके कटते हैं। बजाइए ताली। ये थे सूबेदार मेजर जिनके सुझाव को अंग्रेज अफसर भी नहीं काटते थे। और आप, और वो बाद में नेपाल में जाके मिनिस्टर भी रहे साहब, आपने उसी रैंक को क्या कहा? अपॉइंटमेंट कहते हैं आप। ये वो दोष था, मैंने संदर्भ सहित बता दिया। पे कमीशन 6 की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेट्स का खेल, अब्लिक गलती, जहां पर किसी का भी ग्रेड ऊपर नहीं गया। वहीं पर जो हमारे एसओ होते हैं वो 4800 के ग्रेड में होते हैं, और 4 साल बाद वो 56 इसके 5400 के ग्रेड में चले जाते हैं। तो 4 साल बाद हर सूबेदार मेजर क्या पेमेंट 3 में जाता है? नहीं जाता। तो मुझे बताइए, तो यहां पर ये गलती नहीं होती, आज आपके ग्रेड अच्छे होते। अब थोड़ा सा 7th पे कमीशन की तरफ जाते हैं। 7th पे कमीशन ने कुछ नहीं किया। सैम को उसने ग्रेड पे को उसी में मिला देने के बाद फैक्टर्स बनाकर आपके लेवल तय कर दिए। पे बैंड 1 के 5 लेवल दिए गए, 1 से 5। 5A से लेकर 9 तक के जो लेवल हैं वो पे बैंड 2 कहलाया, और बाकी पे बैंड 3 में 11 तक, और 12 एंड ऊपर चले गए किसमें? पे बैंड 4 में। तो अब बताइए, यहां पर जब सिपाही की वैल्यू इतनी हो गई, पढ़ा लिखा भी वो आ रहा, 6 में जो गलती हो गई, 7th ने क्या उस गलती को सुधारा? क्या सिपाही का ग्रेड उसने 2000 का 2400 मात्र किया? फुल स्किल एम्प्लॉयर कहा जाता है एक। अब मैं सबसे पहले पकड़ता हूं बड़ी गलतियां जो पे कमीशन में गलतियां हुई। अब तक आपने देखा दोनों पे कमीशन, हर चीज बारीक, कोई चीज छूट जाती है। अगर किसी को जानकारी, ये ना समझे कि मुझे नहीं पता, मुझे भी वो चीज पता है जो आपको है, लेकिन इतना समय यहां पर है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि 7th में जिन डिपार्टमेंटों ने ये देखा कि 6 पे कमीशन में कुछ ग्रेड क्या थे, लॉ हो गए थे, जो एक गलती थी। ये फैक्टर तो 2.57 बेसिक फैक्टर सबका है। उस टाइम पर मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स की 6000 थी, 2.57 से गुणा करो तो करेक्ट 15,500 ही निकलता है। आप अपनी 2000 को 2.57 से गुणा करो तो वो भी करेक्ट 2000 का 5200 निकलता। अभी निकाल के देख लो, सही है गलत है? ओके। लेकिन उनने ये कहा था यदि समकक्ष अधिकारी के बराबरी पर ये लोग नहीं आते हैं तो फैक्टर्स को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे इंस्पेक्टर के ग्रेड में सुधार नहीं आ रहा था तो 2.63 देना पड़ा, और 22 चीफ जज के रेंज में 2,25,000 फिक्स में नहीं आ रहे थे तो उनका 2.8 कर 1 किया। एक रैंक है लेवल 17 जिनका 2.81 है, बाकी का किसी का नहीं है। और जर्नल का भी 2.77 है, तो 2.77 करने पर 2.5 लाख के ग्रेड में अपने आप आ जा रहे थे। क्लियर हो गया साहब? यहां तक क्लियर है। और बाकी रही ग्रेड। सबसे पहली बीमारी ग्रेड। पहली बीमारी का नाम क्या है? जो आपको सही स्तर नहीं दिया गया, लोहे को लोहा, सोने को सोना नहीं समझा गया, कह लीजिए। तो वहां पर जिन लोगों ने अपने ग्रेड चेंज करने चाहे 7th में, उन्होंने कर दिए, आपको तब भी छोड़ दिया 7th ने। जो सह पर्यवेक्षक होते हैं भारतीय पशुपालन विभाग के पक्के एम्प्लॉयर, उनमें जो भेड़ की ऊन निकालते हैं उनका रैंक है सह पर्यवेक्षक। वो 1900 के ग्रेड में थे और उनको उठा करके 2400 का ग्रेड दिया। कितने का? 2400 का। आपका सिपाही वहीं छोड़ दिया
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का कनिष्ठ रेडियोग्राफर हवा संदर्भ संख्या 7750 2000 के ग्रेड में थे, सीधे 2800 के ग्रेड में डाला। इसी प्रकार परीक्षण सहायक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इत्यादि इत्यादि में होते हैं, संदर्भ संख्या 11 16 19, जिनको 2000 से 2400 के ग्रेड में डाल दिया गया। तो क्या आपका ग्रेड चेंज नहीं कर सकते थे? आपने सिफारिश रखी ही नहीं, आपने एक ही रैंक के पीछे पड़े रहे सिफारिश की साहब पे बैंड 3 में ब्रिगेडियर तक थे, 2 रैंक को हमने ऊपर खींच दिया, एक रैंक और है लेफ्टिनेंट कर्नल, उसको भी पे बैंड 4 में ले जाओ। सिर्फ इतना संशोधन आपने 7th पे कमीशन में किया और हम नॉन गजेटेड के नॉन गजेटेड रह गए, जबकि कायदे से सिपाही का लेवल 4 होना चाहिए, हवलदार जी पे बैंड 2 में होना चाहिए और जेसीओ स्टार्ट 4800 के ग्रेड भारत सरकार का वो पदाधिकारी जिसके गजट में राष्ट्रपति जी साइन करें, उनके साइन की कुछ वैल्यू है जिसका जेसी नंबर आता है।